इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो ऑफर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं आएंगे। तो क्या है पॉलिटिकल प्लान आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही जानेंगे कि जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें दो पार्टियां आपस में अभी उलझी पड़ी हैं और 2024 का सफर जो है अभी बाकी है उसको पूरा करने में, तय करने में। महागठबंधन को एक करने के लिए नीतीश कुमार जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार एक तरह से विपक्षी एकता में एक तरह से डेंट करने का प्रयास कर रही है। आप इसको आम आदमी पार्टी का डेंट मानिए चाहे कांग्रेस का मानिए, लेकिन दोनों में टकराहट कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता में एक सुराग पैदा करेगा और इसका फायदा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। संजय बिष्ट जी, स्वागत है आपका। तो संजय बिष्ट जी, ये बताइए, ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है आम आदमी पार्टी के बीच में, जो रस्सा कसी है कांग्रेस का कि भाई हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपके आगे पीछे एक दूसरे की बुराई भी करेंगे, फिर पॉलिटिकल एक प्लान भी पेश होता है आम आदमी पार्टी की ओर से। और कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जो दिल्ली से जुड़े अलका लांबा हो चाहे रागी नायक हो, उन लोगों की प्रतिक्रिया अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस प्लान को खारिज कर रही है। क्या कहते हैं संजय वीर जी, क्या आपका मानना है और क्या है ये पॉलिटिकल प्लान आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी हो और आम आदमी पार्टी का जो सर्वे सर्वा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनका इस वक्त दो मजबूरियां हैं। सबसे पहली मजबूरी है कि उनके दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं। दूसरा है, उन्होंने रामलीला मैदान में अभी बीते दिनों रैली की। उनको लगा कि जैसी रैली उन्होंने 2011 में की थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उसी तरीके से लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, उनका समर्थन करेंगे, जो कि फेल हो गई। और तीसरा है, जो वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े रहे और जो सर्विसेज हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को लेकर जो पावर एलजी से छीनकर अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उस पर जो ऑर्डिनेंस आया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर वो चाहती है कांग्रेस का साथ। अब इन तीनों के जरिए वो किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है, तो ऐसे में उसके पास जो नेगोशिएशन के लिए जो भी कार्ड बचता है वो यही दो स्टेट है। हालांकि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अगर वो लड़ती भी है तो इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं, इसलिए कांग्रेस उनकी इस बात को खारिज ही कर दिया है। मान लीजिए इस ऑफर को खारिज ही कर दिया है कांग्रेस ने एक तरीके से। रही महागठबंधन की बात, तो आने वाले 2024 के चुनाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी अच्छे राजनेता हैं, बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाते हैं, तो देखिएगा कि आने वाले 2024 के चुनावों में जो वादा वो अभी कर रहे हैं, हो सकता है उस वादे से पलट भी जाए और कांग्रेस के आमने सामने खड़े हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गणेश जी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये बात आई है कि भाई हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर उनका मन होता चुनाव लड़ने का तो अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तरह पूरी जान फूंक देते दोनों में से किसी भी एक स्टेट में। वैसा उन्होंने किया नहीं। कर्नाटक में वो गए जरूर चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने लगभग सभी सीटों में चुनाव लड़ा भी, लेकिन सब पर उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। अब उनके पास चारा क्या बचता है, वो सिर्फ नेगोशिएशन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और ये जो, जहां तक मुझे लगता है, वो जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसको उसमें कांग्रेस का साथ पाने का एक जरिया है। देखिए संजय जी, आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद है ना, वो अलग रास्ते पर चलने के लिए बाध्य है। उसके बुनियाद में यह है कि हम अलग चलेंगे, अकेले चलेंगे। वो तो मौजूदा दौर में चूंकि मामला फंस गया है, केंद्र से उनकी टकराहट, बीच बीच में वो शांत हो जाते हैं, बीच में फिर टकराहट करते हैं और मामला इस पर ऐसा फंस गया है
कि उनके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो अभी मध्यम मार्ग अपनाए हुए हैं। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है, इसमें तो हर पॉलिटिकल पार्टी जान लगाई हुई है। क्योंकि कारण ये है कि आपको याद होगा 2000 जब ये आम आदमी पार्टी आई थी सरकार में, जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, और आज की भाषा में, आज की तारीख में उनकी भाषा को देखिए, उनके अंदाज को देखिए, वो एक प्लान भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन याद करिए कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ही उनको सहारा दिया। उनको लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक, इसके पहले हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में जो प्रचंड बहुमत मिली कांग्रेस को, उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। उससे लगता है कि मेहनत करने से हम अकेले, जो मेरा पहले राज्य था, जैसे कांग्रेस संगठन था, कई राज्यों में उसके संगठन थे और सरकारें थी, हम पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में कांग्रेस अभी एकला चलो की नीति पर अपनाई हुई है। लेकिन क्योंकि चुनौती आपको नरेंद्र मोदी से मिली हुई है, एक ऐसा नेता जो विपक्ष के खेमे को भी छेद कर देता है, प्लस वो एक स्टार प्रचारक हैं आज की तारीख में। तो बीजेपी आज की तारीख में एक सशक्त पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। और हर कोई मानता है, अगर नहीं मानता तो विपक्ष को एकजुट होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि यही विपक्ष जो है, गाहे बगाहे आप देखेंगे कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो आमने सामने लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे शब्दों से नवाजे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब मजबूरियां हो जाती हैं तो महागठबंधन या गठबंधन की बात आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अभी जो प्लान आया है कांग्रेस के लिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करेगी। कांग्रेस ने पहले भी साफ कर दिया है कि हम एलजी वाले मामले पर उसने कांग्रेस ने बताया कि शीला दीक्षित की भी सरकार थी और वाजपेयी जी केंद्र में मैंने बीजेपी की सरकार थी, कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सरकार चली और दिल्ली का विकास किया। दिल्ली में 15 साल की शीला दीक्षित के राजपाट को अक्सर कांग्रेस याद दिलाती रहती है अरविंद केजरीवाल को। मामला यहाँ क्या है कि अपनी राजनीति करने की सब कोई, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, और जो गठबंधन हो रहा है ना, या दिखता है, वो सब एक मजबूरी का पार्ट है। एनडीए में जो बहुमत में आएगी, एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी 2 बार पूर्ण बहुमत के संग लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, जबकि 2019 में जब महागठबंधन एक बार पहले ही बना था, जब 2019 में, उस वक्त तो उसने प्रचंड बहुमत के संग जीत दर्ज की थी। तो दूसरी पार्टी भी हमारी कांग्रेस, और कांग्रेस जो है, जैसे कि आपने बताया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी असर आया है कांग्रेस के दमखम में, उसके कार्यकर्ताओं में। वो लोग खुद स्टैंड अलोन करके 2019 का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। हो सकता है वो महागठबंधन का हिस्सा भी ना रहे, राइट। इस बीच जो अरविंद केजरीवाल है, ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर एक कैंपेन के जरिए, एक या मतलब कई कैंपेन्स के जरिए, चाहे वो चौथी पास राजा हो या ऐसे ही दूसरे कैंपेन्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल बराबर में खड़ा होना चाहते हैं मोदी के, और दूसरी तरफ वो दोस्ती चाहते हैं दूसरी बड़ी पार्टी के नेता से, यानी कि राहुल गांधी से। इसके लिए उन्होंने कई बार, संजय जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अरविंद केजरीवाल बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षी है, ये हर आदमी कर देता है। लेकिन राजनीति में जो कोई भी व्यक्ति आता है वो महत्वाकांक्षी होता है। पहली बात, 2014 में चुनाव कहां से लड़ा था उन्होंने? बनारस से। क्यों लड़ा था? क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, टक्कर भी दी। तो समय समय पर ये अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस अभी गठबंधन में आने को तैयार है, लेकिन ऐसी पार्टियां जो कि कांग्रेस को ही डेंट कर रही है, जैसे दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, वहां किसका शासन है? अरविंद केजरीवाल। वो चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कुछ भी ना रहे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इनके मेगा प्लान को मानेगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, राजनीति में भरोसा जो है
वो सिर्फ गठबंधन तक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और मौजूदा दौर में चूंकि आपको चुनाव भी जीतना है और आपको आपका जो सामना हुआ है नरेंद्र मोदी जी से के सामने सामना हो रहा है, उनका जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं, उनका जो कैंपेन होता है वो सालों भर ऑन रहता है, बाकी लोग चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं। पहली बार कांग्रेस जो है संगठन के स्तर पर, चाहे पद यात्रा के माध्यम से, चाहे ट्रक यात्रा, चाहे जैसे भी हो, कांग्रेस अपने आप को उठकर खड़ा होने की कोशिश में लगी हुई है और इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उत्साहित है। मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के प्लान को मानेगा कांग्रेस। रही बात की बीजेपी के सामने, बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी एक फैक्टर है, वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा हाईलाइट्स में रहे ताकि उसका जो असर है कांग्रेस का, जो पदयात्रा के जरिए जो भी लाइमलाइट में आते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, समय समय पर अरविंद केजरीवाल का जो नस दबाया जाता है, उनको जब पिंच किया जाता है, तो फिर वो राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाते हैं। तो वो डेंट किसका कर रहे हैं? कांग्रेस का डेंट कर रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो राजनीति में क्या है, ये गेम चलते रहता है। लोग एक कभी इस पाले में रहते हैं, कभी उस पाले में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कही जाती है। कांग्रेस का हमेशा से आरोप रहा है ये बी टीम है। आपको याद होगा राजीव गांधी का जो भारत रत्न का जो मामला था विधानसभा में, जिसके मुद्दे पर अलका लांबा छोड़ दी थी पार्टी, वापस ली जाने की जो मांग की गई थी। तो ऐसे पार्टी से कांग्रेस भला क्यों फिर से गठबंधन करना चाहेगी? मुझे इसका कोई तुक नहीं लगता है जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल ये उम्मीद बनाए हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के करीब जाकर हो, केसीआर से मिलकर हो, अखिलेश यादव से मिलकर हो, कि वो गठबंधन का हिस्सा बने रहे। और क्योंकि दिल्ली और पंजाब वो जीत चुके हैं और पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है इस टाइम पे। भाई एक राज्य की पार्टी का विस्तार हुआ है, गुजरात में भी उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो नेशनल पार्टी भी घोषित हुई। तो ये कॉन्फिडेंस जो है अभी केजरीवाल के अंदर, क्या ये कॉन्फिडेंस इतना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बराबर या फिर उनके उनसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अपने आप को वो प्रमुख चेहरा बना सके विपक्ष का, जो महागठबंधन का एक्चुअली? देखिए, कद ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। जब आप बड़े हो जाते हो तो कद अपने आप बढ़ जाता है। राजनीति में कद किसी का छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आप जब चुनाव हार जाते हैं तो आपका कद छोटा हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति 5 साल के बाद फिर चुनाव जीतता है तो उसका कद बड़ा होता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी 2014 के बाद पहले उनका कोई कद नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उनका कद बड़ा हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा है या छोटा है वो तो बात का पहलू है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, इसमें केसीआर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एक अरविंद केजरीवाल, ये ऐसी क्षेत्रीय दल हैं जो अपना वजूद कायम रखते हुए अपने राज्यों में कांग्रेस को नहीं घुसने देने के लिए आतुर हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस यहाँ नहीं आए और हम आपको सपोर्ट करेंगे लोकसभा चुनाव। और हर आदमी चाहता है कि ये अच्छा मौका है कि गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो शायद मुझे मौका मिल सकता है, क्योंकि देवगौड़ा कैसे बन गए थे, बात चल रही थी किसी और के नाम की और बन गए देवगौड़ा जी। तो राजनीतिक घटनाक्रम के पिछले इतिहास को अगर देखेंगे समझेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाई ये मौका है, गठबंधन में बने रहेंगे तो चांसेस बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कद उतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है। राजनीति में किसी का कद बड़ा नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना कद बढ़ाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ तो सत्ताधारी पार्टी अगर बीजेपी कुछ बात कहती है तो उसके प्रवक्ता अभी देखिए कितने बड़े कद के हो गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता का काम था सिर्फ आपने पार्टी का पक्ष रखना, लेकिन आज की तारीख में एक मंत्री से ज्यादा कद और उसका ओहदा पार्टी प्रवक्ताओं का हो गया। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या सांगठनिक लोग हैं उनको नहीं जानता है कोई, जितना कि कद आजकल बड़ा हुआ है प्रवक्ताओं की, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टियों का। क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं होता। क्षेत्रीय पार्टियों में क्या होता है कि उसका लीडर ही प्रवक्ता की तरह से एक तरह से उसकी छवि बड़ी होती है, इसलिए उसके लोग चाहते हैं कि हमारा नेता का कद और बड़ा हो।
लेकिन बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है या कांग्रेस, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें प्रवक्ताओं का भी कद बड़ा होता है, पार्टी नेताओं का भी कद बड़ा होता है।